नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। फ्रांस ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम भारत को अतिरिक्त राफेल देने को तैयार हैं। क्या भारत फ्रांस से खरीदेगा बरकुडा क्लास की पनडुब्बी? अभ्यास ड्रोन के लिए HAL को मिला बड़ा ऑर्डर। इस हीट सिस्टम को बनाकर बढ़ाएगा भारत की रक्षा क्षमता। बांग्लादेश को भारत हथियार सप्लाई करेगा। एक बार फिर रशिया ने कहा कि भारत S-500 सिस्टम का पहला खरीदार बनेगा। इसरो लॉन्च करेगा 4 देशों के सैटेलाइट्स। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भारत की यात्रा पर है और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को अगर जरूरत पड़ती है तो हम अतिरिक्त राफेल देने के लिए तैयार भी हैं। इसके अलावा पार्ले ने कहा कि हम काफी खुश हैं कि भारतीय वायुसेना राफेल विमानों से संतुष्ट है। इसके अलावा फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के बेड़े में दूसरे विमान वाहक पोत के शामिल करने की योजना को भी रेखांकित करते हुए संकेत दिया कि फ्रांस की पोत आधारित लड़ाकू जेट की आपूर्ति करने में काफी इंटरेस्ट भी है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि विमान वाहक पोत जल्द ही सेवा में होगा और उसके लिए विमानों की जरूरत पड़ेगी। अगर भारत फैसला करता है तो हम राफेल का M संस्करण भारत को देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढने भारत में आया हुआ है। उसको मालूम है कि एक तरफ भारतीय वायुसेना काफी संतुष्ट है राफेल विमानों से, तो दूसरी तरफ भारतीय नौसेना को भी अब इसी तरीके के पोत आधारित यानी कि विमान वाहक आधारित फाइटर जेट्स की जरूरत है। और ऐसे में फ्रांस इन दोनों अपॉर्चुनिटीज को अपने पास रखना चाहता है। और यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि फ्रांस 114 जो हमारी MRF टेंडर है उसके तहत राफेल को ही यहाँ पर प्रपोज कर रहा है। हालांकि दोस्तों, खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत की आदत शुरू से ही रही है खरीदने की हथियारों की, लेकिन यहाँ पर अब हमें सिर्फ बात उसी हिसाब से करनी होगी जिस हिसाब से हमारी जरूरतें हैं। ऐसा नहीं करना कि हमें हथियारों की निर्भरता को अन्य देशों के ऊपर रखना होगा। इसीलिए दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के लिए TDBF पर काम चल रहा है, तो वहीं भारत तेजस Mark II संस्करण पर काम कर रहा है। और अगर डील भी होती है इस तरीके के फाइटर जेट्स की, तो भारत कम संख्या में इन्हें ले सकता है। फ्रांस और भारत के संबंध लगातार इस बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स में काफी मजबूत हुए हैं और इसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भारत भी आ रखी हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत यात्रा के दौरान मेक इन इंडिया पहल के तहत बरकुडा क्लास परमाणु पनडुब्बियों को ऑफर कर सकती है। और ये अब भारत पर निर्भर करता है कि वो फ्रांस की इस पनडुब्बी को खरीदेगा या फिर किसी दूसरी योजना पर काम करेगा। ये भारत के सैन्य उपकरणों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण पेशकश हो सकती है। इन पनडुब्बियों के जरिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपने दुश्मनों पर बढ़त पा सकती है। और इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई दिलचस्पी को प्रभावी तरीके से भारत काउंटर भी कर सकता है इन बरकुडा क्लास की जो परमाणु पनडुब्बी हैं उनके माध्यम से, क्योंकि किसी भी देश के लिए परमाणु पनडुब्बी टेक्नोलॉजी को उसकी सैन्य क्षमता का ताज माना जाता है। और अगर ऐसे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत फ्रांस इन पनडुब्बियों को भारत में बनने का ऑफर देता है तो भारत को इसे ठुकराना नहीं चाहिए और भारत ठुकराएगा भी नहीं। बरकुडा क्लास की परमाणु पनडुब्बियां समुद्र में 350 मीटर से अधिक गहराई तक जा सकती हैं। इतना ही नहीं, ये पनडुब्बियां अलग अलग तरह की मिसाइलें और टॉर्पीडो भी लॉन्च कर सकती हैं। और ये पहली बार है जब कोई देश भारत को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी तकनीक की पेशकश करेगा। और इससे पहले सोवियत संघ रूस ने 2 मौकों पर भारत को परमाणु संचालित अटैक पनडुब्बियां यानी कि SSN पट्टे पर दी है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने रशिया के साथ परमाणु पनडुब्बियों की खरीद को लेकर एक सीक्रेट डील भी की है। इस डील की कुल लागत $3 बिलियन बताई जा रही है। इसके तहत 2025 में भारत को रशिया से एक परमाणु पनडुब्बी मिलेगी जिसे INS चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। ये पनडुब्बी भी INS चक्र की तरह ही भारतीय नौसेना में अगले 10 साल तक सेवा में रहेगी। भारत को जो पनडुब्बी मिलने वाली है वो रूस की अकुला 2 क्लास की K332 कैश अलर्ट है। इसमें इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम लगा है जो काफी दूर से बिना किसी हलचल के दुश्मन की लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है। भारत के INS अरिहंत में भी ऐसा ही सिस्टम लगाया गया है। दरअसल वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास केवल एक ही बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत तैनात है। स्पेशल मिशन के लिए बनाई गई ये पनडुब्बी भारत के 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की रखवाली करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि भारत इन दिनों रशिया के साथ चक्र सीरीज की 2 पनडुब्बियों को लीज पर लेने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर फ्रांस की बात करें तो ऑलरेडी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ऑकस डील हुई है उससे फ्रांस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और ऐसे में फ्रांस भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर तकनीक हासिल करने का एक मौका लेकर आया है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर काफी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, काफी विवाद हो सकता है कि एक तरफ हम रशिया से चक्रा श्रेणी की पनडुब्बियां खरीद रहे हैं तो दूसरी तरफ अगर हमने बरकुडा क्लास के लिए आगे बढ़े तो तनाव बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि काफी मोटा पैसा यहाँ पर भारत को लगाना पड़ेगा। तो इन सबको दरकिनार करते हुए ठीक है, कुछ कुछ मात्रा में हम ले सकते हैं और इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए भारत भी
अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। भारत पहले से परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का वैसे संचालन तो करता है। इतना ही नहीं, भारत अपनी खुद की परमाणु पनडुब्बी बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है, जिसे सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया की तुलना में पनडुब्बियां बनाने का अधिक अनुभव है, जिसमें कि कन्वेंशनल या डीजल इलेक्ट्रिक शिशुमार, स्कॉर्पियन क्लास और परमाणु पनडुब्बी अरिहंत क्लास का निर्माण किया है। तो कोई दो राय नहीं है, भारत भी आगे बढ़ रहा है अपनी परमाणु पनडुब्बियों के विकास के क्षेत्र में। लेकिन वही वाली बात है ना कि कुछ ना कुछ हमें समय को देखते हुए लेना भी जरूरी हो जाता है। 2016 की पठानकोट आतंकी घटना के बाद केंद्र सरकार ने 23 एयरबेस के लिए इंटीग्रेटेड पैरामीटर सिक्योरिटी सिस्टम यानी कि IPSS नाम का एक इंटीग्रेटेड स्मार्ट पावर फेंसिंग को मंजूरी दी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने 8 से 23 एयरबेस के लिए इंटीग्रेटेड पैरामीटर सिक्योरिटी सिस्टम स्थापित करने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की कुल लागत 1045 यानी कि 1045 करोड़ रुपीस है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट प्रतिष्ठान से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हिट सिस्टम, जिसे कि अभ्यास के रूप में जाना जाता है, उसके निर्माण, संयोजन, एकीकरण, परीक्षण और आपूर्ति के लिए सफलतापूर्वक एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस शुरुआती आदेश के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद HAL को एक निजी फर्म के साथ इस टारगेट सिस्टम की आपूर्ति के लिए डेवलपमेंट का को प्रोडक्शन भागीदार के रूप में पहचाना जाएगा और इसके लिए HAL प्राइवेट जो पार्टनर है उनको भी ढूंढ रही है। अभ्यास ने पहली बार 2019 में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था और फिर इसके बाद से ही ADE-DRDO के द्वारा मूल्यांकन परीक्षण किए जा रहे हैं। यह आदेश अभ्यास की श्रृंखला के उत्पादन की शुरुआत को चिन्हित भी करेगा। आपको बता दें कि इस हवाई वाहन को ट्विन अंडर स्लंग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है, जो इस वाहन को प्रारंभिक यानी कि इनिशियल एक्सेलरेशन प्रदान करता है। ये गैस टरबाइन इंजन के द्वारा संचालित है, जो सबसोनिक गति पर लंबे एंड्योरेंस को उड़ान बनाए रखने के लिए सक्षम है और इस वाहन को पूरी तरीके से ऑटोनोमस उड़ान के लिए प्रोग्राम भी किया जाता है। लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का इस्तेमाल करके हवाई वाहनों को चेकआउट भी किया जाता है। जंगल, रेगिस्तान, बर्फीले क्षेत्रों में सेना की ओर से चलाए जाने वाले स्पेशल ऑपरेशन के दौरान अब जवान दुश्मन को आसानी से चकमा देने में सक्षम होंगे। दुश्मन का रडार भी जवानों की मौजूदगी का पता नहीं भांप पाएगा और ये संभव हो पाया है सिंथेटिक नेट कामाफ्लैक्स से। ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड कानपुर की यूनिट OEF में तैयार हो रहे इस आधुनिक उत्पाद की मांग बढ़ गई है। इससे फैक्ट्री के उत्पादन में भी इजाफा हुआ है। जानकारों के मुताबिक ये जाल आर्मी टेंट के ऊपर डाल दिया जाता है। जाल में लगा सिंथेटिक फैब्रिक रडार से निकलने वाली तरंगों को बिखेर देता है और इससे दुश्मनों की नजर से आसानी से बच जाना संभव है। OEF कानपुर में टेंट के साइज और जाल 8 घंटे में तैयार किया जाता है। एक जाल के अंदर 12 जवान और आधुनिक हथियार सुरक्षित रह सकते हैं। ये छलावरण जाल सर्विलांस के लिए निकलने वाली इंफ्रारेड किरणों को परिवर्तित कर देता है, जिससे जाल से ढकी चीजें काली दिखाई देने लगती है। इससे दुश्मन उस स्थान पर सेना के जवानों और हथियारों का पता नहीं लगा पाता। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक बार S-500 सिस्टम को रशियन मिलिट्री को डिलीवर करने के बाद भारत पहला देश होगा जो दुनिया के सबसे अत्याधुनिक नई जनरेशन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। S-500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। तो रशिया को बोलने दो S-500 लेना है नहीं लेना है, जो भी है उसका काम ही है अपने को मार्केट करना। लेकिन DRDO अपने BMD प्रोग्राम पर काम कर रहा है और तेजी से कर रहा है, इसलिए हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने बताया कि बांग्लादेश भारत से जल्द ही कई तरीके के डिफेंस उत्पादों को ले सकता है, जो कि $500 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से वो करेगा, जो कि भारत सरकार ने तय किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई डिफेंस उत्पादों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इन इक्विपमेंट्स की खरीद को फास्ट ट्रैक के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश भी अब भारत से हथियारों को इम्पोर्ट करेगा, लेकिन भारत को भी यहाँ पर हथियार सोच समझ कर देने होंगे, क्योंकि ये देश कुछ भी कर सकता है और ऐसा देश जो कि हमेशा से भारत को पीछे से काटता है। तो इसीलिए हथियार, चलो कोई बात नहीं, हमारा एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगा, लेकिन तरीके से इनको हथियार बेचे जाएं, क्योंकि म्यांमार के संबंध में भारत के साथ उल्टा पड़ रहा है और जो म्यांमार की सेना है उन्होंने उग्रवादियों के साथ हाथ मिला लिया है और वो भारत के खिलाफ इन सब का इस्तेमाल करेंगे। HAL के चेयरमैन ने कहा कि उनकी कंपनी का अभी कोई इरादा नहीं है कि वो अटैक हेलीकॉप्टर्स को बनाए जो कि अपाचे क्लास के होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अपाचे क्लास हेलीकॉप्टर्स की जो मार्केट है वो इंडियन आर्म फोर्स में लिमिटेड है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में हमें अटैक हेलीकॉप्टर्स चाहिए तो हमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के आधार पर ही इन्हें तैयार करना होगा।
216 यानी कि 216 मिलिट्री इक्विपमेंट लिस्ट को नेगेटिव लिस्ट में डालने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों आर्म फोर्सेस और स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत इन 216 आइटम्स को भारतीय इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बनाया जाएगा और ये एक बड़ा अच्छा अवसर भी प्रदान करेंगी उन स्टार्टअप्स और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो कि इन डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाएंगे। इसरो के द्वारा तैयार किया जा रहा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपने विकास के अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसे 2022 की पहली तिमाही में लॉन्च किए जाने की योजना है। SSLV एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च व्हीकल है जो कि हाई लॉन्च फ्रीक्वेंसी और क्विक टर्न अराउंड क्षमता के साथ आएगा और ये कई सैटेलाइट्स को एक साथ ले जा सकता है और इसमें माउंटिंग ऑप्शन भी है, जिससे कि इससे नैनो, माइक्रो और स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। इसरो जो कि मानव मिशन गगनयान सहित अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए जाना जाता है, अब मानव युक्त मिशन के लिए समुद्र की 6000 मीटर की गहराई में एक विशेष क्षेत्र के निर्माण में मदद कर रहा है। सरकार के द्वारा शुरू की गई डीप ओशन मिशन के तहत गहरे समुद्र की खोज के लिए एक मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है और इस परियोजना का नाम समुद्रयान रखा गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था ने पहले ही 500 मीटर पानी की गहराई रेटिंग के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी प्रणाली के लिए कार्मिक क्षेत्र का विकास किया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अक्टूबर 2021 के दौरान अनुसंधान पोत सागर निधि का उपयोग किया गया। बंगाल की खाड़ी में हल्के स्टील का उपयोग कर 500 मीटर पानी की गहराई तक क्रू मॉडल के रूप में उपयोग किए जाने वाले 2.1 मीटर व्यास के कर्मियों के क्षेत्र को विकसित किया गया है और 600 मीटर पानी की गहराई तक परीक्षण किया गया है। इसरो ने 4 देशों के साथ 6 समझौते किए, जिसके तहत वो विदेशी सैटेलाइट्स को अपने PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च करेंगे। ये समझौते 1140 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। इन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग 2021 से 2023 के बीच होनी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इन समझौतों के जरिए 1140 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होगा। इन विदेशी सैटेलाइट्स को कमर्शियल लॉन्च के तहत भेजा जाएगा। इसरो की नई वेबसाइट शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ये समझौते किए हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।